ये चराग बेनज़र है, ये सितारा बेज़ुबां है, अभी तुझसे मिलता जुलता कोई दूसरा कहाँ है, ये चराग बेनज़र। वाह, क्या बात है प्रसन्ना. खरंच खूप सुरेख, सुंदर आणि सुरेल अशी गझल तू आमच्या युवा मित्रांसाठी सादर केली. तर मित्रांनो, मला असं वाटतं प्रसन्नाची गझल ऐकताना मी हे विसरूनच गेले की तुम्हाला देखील म्हणायचं आहे वेलकम टू यंगिस्तान. तेव्हा RMW प्रेझेंट्स यंगिस्तान या कार्यक्रमात मी वैदेही चौरे तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत करते. तुम्हाला माहित आहे आज मी कोणाला भेटीला आणलंय ते? अर्थातच प्रसन्न जोशी, संपूर्ण नागपूरकरांना ठाऊक असलेलं व्यक्तिमत्व आणि एक युवा गझलकार, गझल गायक म्हणून तो प्रसिद्ध आहे. त्याच्याविषयी आपण जाणून घेणार आहोत आणि त्याचा संपूर्ण प्रवास आणि त्याचा गझल प्रवास आज आपल्यासमोर तो उलगडणार आहे. प्रसन्ना, पुनश्च एकदा आजच्या कार्यक्रमात तुझं खूप खूप स्वागत. खूप खूप धन्यवाद तुम्ही मला इथे बोलवल्याबद्दल. प्रसन्ना, सगळ्यात आधी तर मला खूप घाई झाली आहे तुला खूप सारे प्रश्न विचारण्याची, आणि त्यातल्या त्यात मी पहिला प्रश्न हा विचारणार आहे की तुझी गझलची नेमकी सुरुवात कशी झाली? तू कधीपासून गायला लागला? गज़ल का तो ऐसा है कि मैं बचपन से ही गज़ल में मुझे रुचि रही. और वैसे मेरा जो नेटिव प्लेस है, मैं बिलोंग करता हूँ मुल्ताई से. तो हमारे जो पड़ोस के एक हमारे अंकल थे, वो दिन रात उनके यहाँ बड़े बड़े स्पीकर्स पे गज़लें बजाया करते थे. हाँ. तो वो सुन के मुझे अपने आप इंटरेस्ट हो गया, गाने भी लगा मैं. वहीं पर श्री पुष्कर देशमुख जी के पास में मैंने गाना शुरू किया, सीखना शुरू किया. फिर नागपूर आया पढ़ने के लिए आणि इथे येऊन उस्ताद अकील अहमद सरांकडे मी गाणं शिकायला लागलो. हाँ. मग मॉरिस कॉलेजमधनं म्युझिकमध्ये MA केलं. मग हे सुरू असताना गझल गाणं सुरूच होतं, प्रॅक्टिस सुरूच होती. तो बस गज़ल ही जीना, गज़ल ही सोना, गज़ल ही खाना, यही कोशिश जारी है. प्रसन्ना, यदि हम म्यूजिक फील्ड की जब बात करते हैं तो सबसे पहले आता है गुरु. गुरु जो वर्ड है, उनके अलावा कोई मार्ग ही नहीं होता है, ऐसे कहा जाता है. तो आपके गुरु कौन कौन रहे हैं? जी देखिए, गज़ल मेरा विषय है. क्लासिकल संगीत का मैं विद्यार्थी हूँ और गज़ल का भी विद्यार्थी हूँ. तो शुरुआत में मैंने जैसे कहा कि मैं बिलोंग करता हूँ मुल्ताई से. तो वहाँ पर श्री पुष्कर देशमुख जी के पास मेरी तालीम शुरू हुई. और फिर उन्होंने ही मुझे यहाँ नागपुर में उस्ताद अकील अहमद साहब के पास में मुझे भेजा आगे का गाना सीखने के लिए. फिर उसके बाद में मैंने MA किया म्यूज़िक में. तो अभी भी सीखना जारी है और जब तक जीवन है तब तक सीखना है. ऐसा कहा जाता है किसी भी फील्ड की यदि शुरुआत होती है, आप जाते हो तो एक किक मिलनी चाहिए. तो आपके लिए वो किक कौन सी थी? यूथ फेस्टिवल्स में हम लोग गाया करते थे, ग्रुप सॉन्ग्स में गाते थे. जब मैंने पहली बार यूथ फेस्टिवल में एक बहुत बड़े गज़ल सिंगर हैं उस्ताद निशात खान साहब, उनका परफॉर्मेंस देखा तो सोचा कि इस तरह से अपने को गाना आना चाहिए. और एक बार की बात है, यशवंत स्टेडियम में जगजीत सिंह साहब का प्रोग्राम था. वो मैं सुना, वो मैंने देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि ये अपन किस दुनिया में आ गए. इतना सुंदर समा था. तो ऐसा लगा कि ये हम ऐसा कब गाएंगे. हाँ. तो वो सब कुछ चीज़ें उन सभी को सुनते हुए काम कर रहे हैं आगे. कोशिश जारी आहे. हे सगळं तर सुरू असतं, पण एक प्रेरणा स्त्रोत असतं कुठलं तरी, ते नेमकं कुठलं ठरलं? माझी प्रेरणा माझे गुरुच आहेत ॲक्च्युली. वो भी गज़ल सिंगर हैं. तो उनका कोशिश कर रहा हूँ मैं भी थोड़ा बहुत आगे बढ़ाने की. असं असतं की एक वारसा चालवत असतो माणूस कुठल्याही फील्ड म्हटलं. आपण बघतो की मोठे जे सिंगर्स असतात त्यांची मुलं गायक होतात आणि मग ती पिढी चालत असते. तुझ्या बाबतीत असं झालंय का? कुटुंबात कोणी गझल गायक होतं का किंवा फार छान प्रश्न आहे. माझ्या घरी मी सांगायला मला आवडेल की माझ्या घरी कोणीच म्युझिकचा रिलेटेड कोणीच नव्हतं, म्युझिकशी रिलेटेड. माझ्या घरी सगळं पूजापाठचा असा माहोल होता आणि मी पण सगळं वेदोक्त मंत्र वगैरे सगळं शिकलो. ती पण आमची वेगळी तालीम झालेली आहे. पण मला नंतर लक्षात आलं की आपण जेव्हा मंत्र म्हणतो जोराजोरात तर आपला आवाज बसून जातो. तर मला खूप इंटरेस्ट होता म्युझिकमध्ये, गाण्यात फक्त. कारण मी जेव्हा मंत्र म्हणायचो तर माझा आवाज बसून जायचा. मग मी शेवटी म्हटलं की हे आपलं नाही आहे फील्ड, आपल्याला गाणंच करावं. तर
सुरू आहे तसं. प्रसन्ना, ही मुलाखत अशीच सुरू असणार आहे आणि तुझ्याविषयी बरंच काही जाणून घेणार आहोत. पण तत्पूर्वी आमचे जे युवा मित्रमैत्रिणी आजचा कार्यक्रम बघत आहेत त्यांच्यासाठी तू काय सादर करशील? एक सुंदरशी एक गझल आहे, ती ऐकवतो. कृष्ण बिहारी नूर साहब की गजल है. जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, और क्या जुर्म है पता ही नहीं. क्या बात है. ये कोशिश की है मैंने कंपोज करने की. जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, और क्या जुर्म है पता ही नहीं, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं. एक इसका छोटा सा एक सुना है. क्या बात, बहुत खूप. म्हणजे असं वाटतं हे ऐकतच राहावं, पण कार्यक्रमाच्या वेळेची मर्यादा आपल्याला लक्षात घेता थोडं थोडं आम्ही तुला त्रास देणार आहोत. आणि हाच त्रास देताना मी पुढे वळते. हिंदी मराठी असं मिक्स मी बोलेन, कारण तू चालेल, गजल जी म्हणतोय ती हिंदी मध्ये. तो मेरा अगला सवाल ये रहेगा जी. कि गजल यदि कहा जाता है तो बहुत एज होना चाहिए, एक एज होने के बाद ही गजल में इंटरेस्ट आता है, ऐसी बातें कही जाती है. और आप यूथ हो तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? ये एक तरह का लोगों की अपनी सोच है एक्चुअली. बहुत, मैं ये तो नहीं कहता कि सभी लोग गज़ल सुनते होंगे, लेकिन 100% में से 80% लोग मैंने ऐसे देखे कि जो गज़ल को पसंद करते हैं. हाँ. और अब तो आप देखिए रेख्ता, जश्न रेख्ता होता है दिल्ली में, बज़्म ख़ास है दिल्ली में, उसके ज़रिए से इतने यूथ्स, मेरी उम्र के लोग, मेरे से छोटे लोग गज़ल को सुन भी रहे हैं, गज़ल को सीख भी रहे हैं, शायरी करना शुरू कर दिए लोगों ने उसको देखकर. तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिर्फ एक एज के बाद ही गज़ल सुनी जाती है, सभी एज के लोग गज़ल सुनते हैं. मुझे एक शेर याद आ रहा है कि जिससे लोग प्रभावित होते हैं एक्चुअली. मैं अपने हर प्रोग्राम में अलग अलग शेर भी कहता हूँ साथ साथ में, गज़ल गाने के साथ साथ. तो एक शेर है कि मिले किसी से नज़र तो समझो गज़ल हुई, क्या बात है. और रहे ना अपनी खबर तो समझो गज़ल हुई. बहुत. तो लोग अट्रैक्ट होते हैं इस चीज़ की तरफ. गज़ल चीज़ ही वैसी है हाँ हाँ. कि लोगों को अट्रैक्ट करे. तो एज इसमें मैटर नहीं करता है, ऐसे हम नहीं कहेंगे. बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. इसी के साथ साथ पेशकश की बात हुई थी. जी. तर आज आपण बघतोय की प्रेझेंटेशन हे खूप वेगवेगळ्या रूपाने होत आहे. तर पूर्वीचं प्रेझेंटेशन आणि आत्ताचं गझल प्रेझेंटेशन, काय फरक वाटतो तुला? फरक असा आहे की गझल जेव्हा मेहदी हसन साहेब, उस्ताद मेहदी हसन खान साहेब त्यांनी जेव्हा गझल सुरू केली त्यावेळेला तबला, हार्मोनियम, कीबोर्ड, नवीन कीबोर्ड आलेला होता. या सगळ्या इन्स्ट्रुमेंटवर, सारंगी किंवा सितार, या सगळ्या इन्स्ट्रुमेंट्सवर त्यांनी ट्रेडिशनल एक पद्धत सुरू केली होती. उसके बाद दौर आया जगजीत सिंह साहब का. तो जगजीत सिंह साहब ने ऐसे ऐसे चेंजेस किए गज़ल में, नए नए इंस्ट्रूमेंट्स, वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर एक बेहतरीन तरीके का अरेंजमेंट लेकर गज़ल को सामने रखा लोगों के. तो उससे भी बहुत लोग गज़ल को सुनने लगे एक्चुअली. तो इनका बहुत बड़ा हाथ है गज़ल को आगे बढ़ाने में. हम जैसे लोग जो गा रहे हैं ये सब इन्हीं सभी की, इनके सबके, मतलब क्या कहूँगा कि उनके रास्ते पर चल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं. उनको सुन के हमें इंस्पिरेशन मिलता है कि हम लोग कुछ करें आगे. हाँ हाँ हाँ. इतने सब बड़े लोग हैं. गझल जर गायची असेल तर कुठलं प्रशिक्षण घेणं हे गरजेचं आहे का? अगदी अगदी बरोबर. गज़ल गाने के लिए भी कुछ ना कुछ आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी. क्लासिकल म्यूज़िक सीखना पड़ेगा सबसे पहली चीज़ तो. हाँ. कोई भी गाना गाने के लिए क्लासिकल म्यूज़िक सीखना पड़ेगा. बिना सीखे ये विद्या नहीं आ सकती. तू कुठनं प्रशिक्षण घेतलंय? मी आत्ता सांगितलं तुम्हाला, मी अकील अहमद सरांकडनं मेरी तालीम हुई एक्चुअली उनसे. बाकी चल रहा है, कोशिश जारी है. हा. आणि असं म्हणतात हे शिक्षण निरंतर सुरू असतं. अगदी. फ्युचर प्लान्स काय असणार आहे तुझे? हाँ, फ्यूचर में ऐसा है कि फ्यूचर में कुछ नई गज़लें मैं कंपोजिशन भी करता हूँ, नई गज़लें मैं लोगों के सामने ला रहा हूँ.
एक नज़म मेरी बहुत जल्दी रिलीज़ होने वाली है। कौन सी? हमारे नागपुर के शायर हैं शाहिद कबीर साहब, उनकी लिखी हुई नज़म है और धुन मेरी है और बड़ी खूबसूरती से उसको सजाया है शैलेश दानी जी ने। हाँ। हमारे नागपुर के बहुत बड़े संगीतकार हैं, हमारे बड़े भाई हैं, हमारे गुरु जैसे हैं। उन्होंने बहुत सुंदर उसको सजाया है। और भी 2 गज़लें पुष्कर देशमुख जी के यहाँ से मेरी आ रही है, वो भी मेरे गुरु जैसे हैं। हाँ। वो भी बहुत सुंदर अरेंज उस नई गज़लों को करते हैं। उनके यहाँ से भी 2 गज़लें आ रही हैं। फिलहाल तो इंतज़ार नाम से मेरी एक नई नज़म लगभग कुछ दिनों में आई जाएगी अभी। तो वो नया काम होगा. म्हणजे खूप काही आम्हाला छान छान ऐकायला मिळणार आहे असं म्हणावं लागेल. प्रयत्न आहेत आपले. हा, त्याची झलक तर आपण ऐकूयात, पण तत्पूर्वी शेवटचा प्रश्न, जे युवा मित्र आजचा कार्यक्रम बघत आहेत त्यांना काय सांगशील, काय मार्गदर्शन करशील? यही कहूँगा कि जो भी काम आप कर रहे हैं उस काम में पूरी तरीके से लग जाइए. भगवान आपको कभी ना कभी रास्ता दिखाई देंगे. क्या बात है. अतिशय उत्तम असा संदेश तो आमच्या युवा मित्रांना दिलेला आहे. तू अगदी वेळात वेळ काढून इथे आला आणि इतक्या छान गप्पा रंगल्या, आम्हाला इतकं छान ऐकता आलं, छान गझल ऐकता आली. मी RMW तर्फे तुझे आभारी आहे. तर मित्रांनो, हा होता आपला युवा मित्र प्रसन्ना जोशी, ज्याची गझल ऐकून आपण देखील मंत्रमुग्ध नक्कीच झाले असाल. तेव्हा वेलकम टू यंगिस्तान कार्यक्रम बघण्यासाठी आणि त्यासोबत इतर RMW चे कार्यक्रम बघण्यासाठी आमच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राईब करा. तोपर्यंत मी वैदेही चौरे घेते आपली रजा. नमस्कार.